नागपुर का छोटा शाहीन बाग, नागपुर का शाहीन बाग, फारूक नगर में सीए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ में काफ़ी दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके जो महिला और पुरुष आप लोग बैठे हैं, सब लोग, मैं सबसे पहले आप लोगों को सलाम करता हूँ, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। जिस तरह दिल्ली में महिला और पुरुष दोनों जो है सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन पर बैठे और पूरे देश में एक नया डायलॉग, एक नई बात जो है वो शुरू हुई, उसी तरह नागपुर में आप लोगों ने ये बात की शुरुआत की। मुझे पिछले 2-4 दिनों से कुछ लोगों ने कहा कि सर आपको नागपुर में जाकर एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि मेरा ज़्यादा समय नागपुर के बाहर रहता है, क्योंकि पूरे देश में पार्टी का काम होने की वजह से। तो जैसा मुझे कुछ आपके ऑर्गेनाइजर्स ने कहा मेरे पार्टी के लोगों के माध्यम से, तो मैंने कहा इमीडिएटली कि मैं जाऊंगा। मैं इसलिए जाऊंगा, 2 चीज़ों से जाऊंगा। केवल इसलिए नहीं क्योंकि मैं नागपुर में जन्मा हूं, इसलिए मैं नागपुर के लोगों के बीच में हूं, तो आप लोग मेरे हैं, इसलिए आपके बीच में आना ये मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए मैं ज़रूर जाऊंगा। और सिर्फ इसलिए ही नहीं जाऊंगा कि ये नागपुर में जन आंदोलन हो रहा है, सिर्फ इसलिए भी मैं जाऊंगा क्योंकि हमारे देश के रंगावर बिरला, मोदी और अमित शाह जो है और उनकी पूरी सरकार को मेरा ये चैलेंज है कि आप ये जो लॉ बना रहे हैं वो लॉ संविधान सम्मत नहीं है, वो मानवाधिकार सम्मत नहीं है। ये कानून जो है वो संविधान का वायलेशन करता है, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है। और जहाँ जहाँ भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो, संविधान का वायलेशन हो, वहाँ हर नागरिक जो ह्यूमन राइट्स और संविधान की बात को अग्रसर करना चाहता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जाए, वो लोगों को बताए और लोगों को जागरूक करे और लोगों के मानव अधिकारों को सुनिश्चित करे। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आज यहाँ पर हूँ। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। ये बीजेपी के लोग, ये आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, ये इन्हें ऐसा समझता है, इन्हें ऐसा लगता है कि ये लोगों को ज़्यादा अकल है, ऐसा इनको लगता है। और इसलिए जब सीए, एनपीआर, एनआरसी के खिलाफ जब देश की महिलाएं और पुरुष जब उन्होंने अपना लीगल प्रोटेस्ट जारी किया, तो मोदी प्रणीत जो मीडिया है वो हरदम इस बात को कहते रही, किस बात को कहते रही कि भाई आपको सीए का फुल फॉर्म मालूम है तो बताइए, आपको एनपीआर का फुल फॉर्म मालूम है तो बताइए, आपको एनआरसी का फुल फॉर्म मालूम है तो बताइए, आप उसके कौन से सेक्शन के कौन से क्लॉज में क्या बात ऑब्जेक्शनेबल है, इस बात को बताइए। और मीडिया के लोग, कम पढ़े लिखे लोगों के आगे जाकर कैमरा लेकर ये दिखाते थे टीवी पर, और बाद में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो सीए का फुल फॉर्म नहीं बता पाते, एनपीआर का, एनआरसी का फुल फॉर्म नहीं बता पाते, इसके लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स को, जो संवैधानिक पहलू है, उसको नहीं बता पाते। तो बीजेपी प्रणीत ये जो मीडिया है ये कहती थी कि भाई देखो, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्हें यही नहीं मालूम कि वो आंदोलन किस लिए कर रहे हैं। तो इसलिए मैं भारत का सबसे पढ़ा लिखा लीडर होने के नाते आज मोदी और शाह को आपके माध्यम से कुछ दिखाना चाहूँगा, कैमरे के माध्यम से। ये है मेरे पास में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कॉपी, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये आपके पार्लियामेंट और भारत सरकार के हर मिनिस्ट्री में होता है। मेरे पास में मानव अधिकारों के इंटरनेशनल लॉ का टॉप मोस्ट बुक्स है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मोदी शाह को बता रहा हूँ, उनकी गवर्नमेंट को बता रहा हूँ, आप लोग भी देखिए, क्योंकि मानव अधिकार और संविधान सब नागरिकों के लिए जरूरी होता है। और ये एनपीआर और सीए से रिलेटेड आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका जिक्र मैं करूंगा। और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ये मेरे नहीं है, ये आपकी सरकार के निकाले हुए गैजेटेड नोटिफिकेशंस है, जिनको जो है मैं हाथ में लेकर आज इन बात को कह रहा हूं, इस बात को। और मैं ये प्रूफ कर दूंगा मोदी जी को और शाह को, कोई दिक्कत नहीं। आपका ये जो कानून है,
आपका जो कानून जो है वो संविधान सम्मत नहीं है, आपका ये जो कानून है वो मानव अधिकार सम्मत नहीं है। अब मैं आपको एक एक चीज का फुल फॉर्म बताऊंगा, उसका एक्ट बताऊंगा, उसके सेक्शन बताऊंगा जिसके तहत ये सरकार ये प्रोविजन करना चाहती है। सीए का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो दिसंबर 2019 में पार्लियामेंट ने किया, जो बेसिकली द सिटीजनशिप एक्ट 1955 1955 में जो नागरिकता का कानून बना, उसको हमारी संसद ने पिछले साल दिसंबर में संशोधन किया, अमेंड किया। ये सीए का फुल फॉर्म होता है। एनपीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर। एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स। अब एनआरसी और एनपीआर, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी 1955 का जो नागरिकता का कानून है, उस नागरिकता के कानून के तहत और 2003 के रूल्स जो वाजपेयी सरकार ने लाए थे, द रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड द इशुएंस ऑफ सिटीजनशिप आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003, ये दो कानून जो संसद ने बनाए, जो सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता का कानून 1955 का था, उसको 2003 में वाजपेयी सरकार ने अमेंड किया। मनमोहन सिंह की सरकार ने दो महत्वपूर्ण सेक्शन 14A एंड सेक्शन 18 यानी धारा 14A और धारा 18, यह मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दिसंबर 2004 को अमेंडमेंट कर लाया और उसके तहत अब एनपीआर और एनआरसी का प्रोविजन इस देश के अंदर संसद ने संविधान के पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक जो भारत के संविधान में प्रोविजंस है, उसके आधार पर ये कानून को पार्लियामेंट ने बनाया। पहले बीजेपी की गवर्नमेंट ने इसको गलत कानून बनाया, दूसरा कांग्रेस की गवर्नमेंट मनमोहन सिंह जी के पीरियड में उन्होंने दूसरा अमेंडमेंट किया। और शायद आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि 2010 में भी एनपीआर हुआ। 2006 से लेकर 2009 तक देश के 13 जिलों के अंदर 12 राज्यों में मुस्लिम बाहुल जिलों के अंदर एक सर्वे कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया एनपीआर का, जो वाजपेयी सरकार ने जाते जाते नोटिफिकेशन निकाला था। उसके इंप्लीमेंटेशन पर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने मार्च 2006 से लेकर लगभग दिसंबर 2009 तक जो है एक सर्वे किया, ये देखने के लिए कि वेदर वी कैन कैरी द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इन इंडिया, क्या भारत में एनपीआर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसका पायलट 13 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 12 स्टेट्स के अंदर हुआ 2006 से लेकर 2009 तक। बाद में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर को क्लोज किया। क्यों क्लोज किया, क्या कारण था? सबसे प्रमुख कारण यह था क्योंकि मनमोहन सिंह जी की सरकार को यह ध्यान में आया कि भारत के काफी लोगों के पास, केवल मुस्लिम्स के पास नहीं, ये एनपीआर एनआरसी यदि होता है तो मैं भारत के तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि ये टेलीविजन वाले हैं और सोशल मीडिया पे लाखों लोग मेरा वीडियो सुनते हैं, इसलिए आज आप लोगों ने मुझे मौका दिया, नागपुर से मौका दिया, लेकिन ये आवाज केवल फारूक नगर में नहीं रुकेगी, ये आवाज पूरी दिल्ली में जाएगी और जरूरत पड़ेगी तो दुनिया तक भी आवाज जा सकती है। ये नेटवर्क जो है हमारा है, इसलिए मैं ज्यादा स्पष्ट बोल रहा हूं, क्योंकि 1 अप्रैल से एनपीआर शुरू होने वाला है देश में। इसलिए मैं मोदी और अमित शाह को चैलेंज कर रहा हूं, और मेरा चैलेंज, मैं तो उनको 2014 से चैलेंज कर रहा हूं, मोदी को और शाह को। अभी भी मैंने कहा था, जब शाह ने कहा था, गृह मंत्री जी ने कहा था कि भाई ह्यूमन राइट्स के जितने चैंपियन है, मानवाधिकारियों के चैंपियन है, तो मुझसे खुली चर्चा के लिए आए। मैंने लखनऊ में जो है उन्होंने चैलेंज किया,
मैंने जैसे उनका वीडियो वायरल हुआ, मैंने 3 दिन के अंदर ये बात कही अमित शाह जी को कि अमित शाह जी, आपसे कोई खुली चर्चा लाइव डिबेट टेलीविजन पर करने को तैयार हो या ना हो, लेकिन विजय मानकर तैयार है। आप जगह डिसाइड कीजिए, टीवी डिसाइड कीजिए, समय डिसाइड कीजिए, और यदि आप अकेले डिबेट करने में असक्षम हो तो पूरे नागपुर के काली टोपी वालों को भी साथ में लेकर आइए, सबको साथ में लेकर आइए। शर्त मेरी एक है कि डिबेट लाइव होगा, नो कट, नो एडिटिंग, कोई जो है बीच में कैमरे में गड़बड़ नहीं होगी, और एक ही बार भारत के 135 करोड़ लोगों को देख लेने दो और डिसाइड करने लो कि आप जो कर रहे वो संविधान सम्मत है, मानवाधिकार सम्मत है या नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि ये 56 इंच का सीना नहीं है, मैं जानता हूं ये 56 इंच का सीना ये आरएसएस वालों की हवा डाल डाल के फुगाया गया है, ये बात मैं जानता हूं अच्छे से। और सीना यदि इनका 56 इंच का भी हो तो भी ये बात मैं जानता हूं कि मोदी जी, आपका सीना यदि 56 इंच का भी हो तो आपका दिमाग 0 इंच का है, आपका दिमाग 0 इंच का है, मैं जानता हूं। इसलिए बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, विजय मानकर पूरे देश में बोलता है, पूरे देश में जाता है, लेकिन आज तक एक बीजेपी का माई का लाल नहीं आया जो मुझे चैलेंज कर सके ओपन डिबेट। तो इसलिए ये बात मैं आपको कह रहा हूं। जो लोग कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं कि आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं, आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं, अरे भाई एनआरसी तो हमने लाया नहीं, एनआरसी तो हमने लाया नहीं, यही तो कह रहे हैं अमित शाह जी। मैं अमित शाह जी से ये कह रहा हूं, मैं अमित शाह जी से ये कह रहा हूं, फिर मोदी जी ने कहा, कल रविशंकर प्रसाद लॉ मिनिस्टर ने कहा कि देयर इज नो इश्यू ऑफ टेकिंग बैक द सीए बैक, यार हम किसी भी तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को वापस नहीं लेंगे। आप कहते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो भी रेफ्यूजी वहां से तकलीफ होकर भारत में आए, तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, वो तो भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन आपका सेक्शन 2 ऑफ सीए एक्ट ये कहता है कि कोई मुस्लिम जो है वो नागरिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या कहीं अफगानिस्तान से आएगा तो कोई मुस्लिम चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए तो उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। पॉइंट नंबर 1, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका अमेंडेड सीए एक्ट केवल मुस्लिम्स को ही भारत में जो रेफ्यूजी है उनको नागरिकता नहीं नकारता है, वो और लोगों को भी नकारता है। किसको नकारता है? जो लोग आदिवासी धम्म को मानते हैं, आदिवासी की प्राकृतिक बिलीफ को मानते हैं, जिसको इंडिजिनियस बिलीफ्स कहा जाता है, उनको सीए का अमेंडेड एक्ट नकारता है। जो लोग ये धर्मों को छोड़कर बाकी धर्मों को मानते होंगे बॉर्डर पर, उनको ये एक्ट नकारता है। जो लोग ईश्वर को मानते हो, ना मानते हो, ऐसे भी लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, उनको भी ये एक्ट नकारता है। और जो लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते, उनको भी ये सीए का एक्ट भारत का नागरिक बनने से प्रताड़ित जो है रोकता है, यदि वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हो। तो हमारे संविधान में जो नागरिकता है, नागरिकता 2 तरह की होती है। क्या होती है? एक को कहा जाता है सिविक सिटीजनशिप, दूसरे को कहा जाता है एथनिक सिटीजनशिप। यानी एक मिलती है केवल आप नागरिक हो, कौन से प्रदेश में आप जन्मे हो, धर्म में जन्मे हो या धर्म को नहीं मानते हो उसमें जन्मे हो, आप जिस मिट्टी में जन्मते हो वहां का नागरिक होना यह आपका अधिकार होता है, या बाकी लीगल प्रोसेस अगर आप अप्लाई करो तो आप नागरिक बन सकते हो। एक नागरिकता होती है सिविक नागरिकता, दूसरी नागरिकता होती है एथनिक नागरिकता। एथनिक नागरिकता वो होती है जो वंश को देखकर, जो धर्म को देखकर डिसाइड की जाती है। जैसे हिटलर ने किया, नाजी जर्मनी के अंदर हिटलर ने ज्यूज के साथ जो प्रताड़ना की थी वो वंश के आधार पर, वो धर्म के आधार पर की गई थी। तो 2 तरह की नागरिकता होती है। हमारा संविधान और अब दुनिया में पूरे मानवाधिकार इस बात को मानते हैं। किस बात को मानते हैं? कि आप एथनिक सिटीजनशिप नहीं दे सकते, आपको नागरिक कहीं का भी हो, किसी भी धर्म का हो, उसको जो है आपको नागरिकता देनी चाहिए अगर वो उस देश का रहवासी हो। तो
मोदी जी और अमित शाह की सरकार ये कह रही है कि आप डेमोन्स्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एनआरसी तो आ नहीं रहा है। मैं ये स्पष्ट कह रहा हूं कि एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये एनआरसी की पहली स्टेप है। ये एनआरसी की पहली स्टेप है। और क्यों पहली स्टेप है उसको मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। जो रूल्स 2003 है उसका रूल 3, सब रूल 4, सब रूल 5 और रूल 4, सब रूल 3, सब रूल 4, इसके तहत एनपीआर में लिया गया डेटा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में लिया गया डेटा, ये एनआरसी के लिए ही होता है और किसी चीज के लिए नहीं होता है। वो एनआरसी के लिए एनपीआर किया जाता है। ये बात मैं स्पष्ट कर रहा हूं आप लोगों को, आपके लॉ को कोट करते ये कह रहा हूं। अब ये कहते हैं आपको क्यों डर रहे हैं, एनआरसी नहीं आ रहा है। तो मैं मोदी जी से कह रहा हूं, आपकी सरकार से, आप एक कहते हो, गृह मंत्री एक कहते हैं, लॉ मिनिस्टर तीसरी बात करते हैं, और कोई आता है चौथा मिनिस्टर कोई और बात करता है। तो ये 10 मुंहों वाला सांप है बीजेपी सरकार। ये 10 मुंहों वाला सांप है। ये इसका एक मुंह नहीं है, इसके 10 मुंह है। कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, फिर कुछ बोलेगा, फिर कुछ बोलेगा, फिर कुछ बोलेगा। तो इसलिए मैंने इनको कहा कि ये हिटलर और गोबेल्स की जोड़ी है। ये हिटलर और गोबेल्स की जोड़ी है। जिन्होंने नाजिज्म का हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, नाजियों का, फाजियों का हिस्ट्री पढ़ा है, तो हिटलर जो है, हिटलर का सबसे इंपॉर्टेंट जो कमांडर था वो हथियार उठाने वाला नहीं था। वो कौन था? वो गोबेल्स था। कौन था गोबेल्स? गोबेल्स वो था जो हथियार चलाने में एक्सपर्ट नहीं था, जंग लड़ने में एक्सपर्ट नहीं था, वो झूठ तंत्र को फैलाने में एक्सपर्ट था। वो झूठ तंत्र को फैलाने में एक्सपर्ट था। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे कभी दूसरे विश्व युद्ध की समय मिलेगा तो आपको ये समझ जाएगा कि जर्मनी ने आधे देशों को बगैर युद्ध लड़े केवल अफवाह के बेस पर ही जो है वो जीता है। तो मुझे उस दिन आवाज टीवी वाले शायद थे, उनके एंकर ने मुझे पूछा कि सर ये लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं, क्या इन पर भरोसा करना चाहिए? तो मैंने कहा कि मोदी और शाह के ऊपर चाहे वो पार्लियामेंट में भी बोले तो भी भरोसा करने की जरूरत नहीं। मैं नई बात बोल रहा हूं आप लोगों को। यदि वो पार्लियामेंट में भी बोले तो भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि मैं संविधान का स्कॉलर हूं, मानव अधिकारों का स्कॉलर हूं। संविधान हमारा अच्छा है लेकिन संविधान परिपूर्ण नहीं है। ये बात एक बात मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक बार चुन कर यदि आ जाए तो हम चुन कर आने के बाद अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने मिनिस्टर को हटा नहीं सकते। ऐसा कोई प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर मेजॉरिटी में हो और अगर उसका मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर या राष्ट्रपति यदि संविधान का वायलेशन भी कर ले तो उसको हटाने का कोई प्रोविजन हमारे संविधान में नहीं है। इंपीचमेंट का प्रोविजन है, वो केवल जजेस के लिए और केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए है। लेकिन हमारे भारत का 70 साल का संसदीय इतिहास इस बात को कहता है कि आज तक एक भी राष्ट्रपति को और एक भी जज को जो है हमारी संसद ने इंपीच नहीं किया, महाभियोग नहीं किया। उसका कारण यह है कि एक हाई कोर्ट का जज भी यदि वो उसका अगर इंपीचमेंट करना हो, महाभियोग करना हो, तो 100 मेंबर पार्लियामेंट की सिग्नेचर लगती है लोकसभा की और 50 की सिग्नेचर लगती है राज्यसभा की। केवल इस बात को, इंपीचमेंट मोशन को मूव करने के लिए, इंपीचमेंट कंप्लीट नहीं होता उससे, केवल इंपीचमेंट का प्रस्ताव लाने के लिए 100 और 50 एमपी की जरूरत होती है साइन करने की। पूरा दक्षिण भारत मिलकर भी राष्ट्रपति और जज को नहीं हटा सकता क्योंकि उसके पास 100 एमपी नहीं होते हैं लोकसभा के अंदर में। तो ये कुछ जटिल प्रश्न है जिस पर मैं आज डिटेल नहीं कहूंगा। तो इसलिए मैं आपको छोटी छोटी बात बता रहा हूं कि आज हम देख रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमने क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस ने जब 370 हटाई गई उसको इमरजेंसी नहीं मानी,
इंटरनेट बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिया। जम्मू कश्मीर में उसको इमरजेंसी नहीं मानी। सीए का एक्ट हो गया, उसको इमरजेंसी नहीं मानी। जामिया में हमला हुआ, जेएनयू में हमला हुआ, एफआईआर रजिस्टर करने का डायरेक्शन इमरजेंसी नहीं मानी। और कल दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज को जो है इमीडिएट तबादला कराया गया। क्यों किया गया? मेरे बोलने की जरूरत नहीं, आपकी तालियां जम से बजाओ, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। मैं बोल के बुराई क्यों लूं? देश की जनता जानती है, न्यायालय के लोग सुन ले कि जब एक शेम कह रहे, सही में शर्म की बात है। जिस जज ने कहा कि दिल्ली जल रही है और नीरो बांसुरी अहमदाबाद में बजा रहे हैं, रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहे थे, उस तरह मोदी और अमित शाह डोनाल्ड ट्रंप की मेहमान नवाजी में अहमदाबाद में बांसुरी बजाते रहे। दिल्ली में लोग मरते रहे और गृह मंत्री ने उफ तक नहीं किया। फिर गुजरात मॉडल का मिनी मॉडल फिर से हो सकता है या नहीं हो सकता है, यह करने की कोशिश की गई। जो जज ने कहा कि जिन लोगों ने भड़काने वाले भाषण दिए उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर 24 घंटे में करो, उस जज का तबादला हुआ, नए जज आ गए और वो कहते 1 महीने में किया तो भी चलेगा। वारे अंधा कानून, वारे अंधा कानून क्या कहे? हम कहेंगे तो आप कहोगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देंगे, आपको 131 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देंगे। इसलिए हम थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन देश की जनता समझ रही है, तो ये जटिल बात है। मैं क्यों कह रहा हूं? मोदी और शाह यदि पार्लियामेंट में भी कहे तो उनकी बात को नहीं मानना है। इसलिए नहीं मानना है क्योंकि मंत्री यदि संसद में भी झूठ बोलता है तो हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, रूल्स ऑफ हाउस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि उस मंत्री को हटाया जा सकता है। इसलिए मंत्री संसद में भी झूठ बोल के कल बोल सकता है कि नहीं, हमने कोई और कारणों के वजह से उसको बदल दिया। इसलिए मैं मोदी जी की सरकार से यह कह रहा हूं की आप 1 तारीख से एनपीआर कर रहे आणि उद्धव ठाकरेंना मला असं बोलावंसं वाटतं, थोडं महाराष्ट्रामध्ये आलो म्हणून मराठीत बोलतोय। उद्धव ठाकरे, तुम्ही सरकार बदलली, तुम्ही राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस बरोबर गेलेत, खूप चांगला झाला। तुम्ही कलर बदलला, तुम्ही कलर बदलला, राज ठाकरेंनी सुद्धा कलर बदलला। पॉलिटिकल कॉन्ट्रॅक्ट चेंज झाला, कलर चेंज झाला, पण उद्धवजी कमीत कमी महाराष्ट्राच्या लोकांना तुम्ही अक्कल आम्हाला शिकवू नका। तुम्ही आम्हाला म्हणता की आम्ही 1 एप्रिल पासून एनपीआर आणणार, तुम्ही कायदा तपासून पहा। आम्ही तुम्हाला म्हणतो की आम्ही कायदा अगोदरच तपासलेला आहे, जर तुम्हाला कळत नसेल तर आम्हाला विचारा। आणि तुम्ही जे 1 एप्रिल पासून एनपीआर महाराष्ट्रामध्ये करू इच्छितात, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की हा एनपीआरचा जो डेटा आहे तो डेटा एनआरसी साठी रूल्स 2003, रूल 3, सब रूल 4, सब रूल 5, रूल 4, सब रूल 3, सब रूल 4 याच्या अंतर्गत तो एनआरसी साठी वापरण्यात येणार। आणि जिथे एनआरसी झाली आसाम मध्ये काय झालं, 19 लाख लोग एनआरसी में डाउटफुल सिटीजन आ गए। अब 1 अप्रैल से लोग आएंगे, सरकारी ऑफिसर आएंगे, वो कहेंगे आपका नाम क्या, आपके परिवार का नाम क्या, आप कितने महीने से यहाँ रहते, कितने दिन और रहना चाहते हैं। फिर पूछेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट बर्थ का क्या है, आपके पास आधार है क्या, वोटर आईडी है क्या, आपको ये सारी चीजें पूछेंगे, आप उनको बताएंगे। उसके बाद में वो पेंसिल से भरेंगे या लैपटॉप से नोटबुक पे भरेंगे। और हो सकता है जो अभी आखिरी नोटिफिकेशन निकलना बाकी है, किस चीज का नोटिफिकेशन निकलना बाकी है, फॉर्म ऑफ द एनपीआर, यानी एनपीआर के फॉर्म में क्या क्या कॉलम है, इसका नोटिफिकेशन निकलना बाकी है। और उसको देखे बगैर हम मोदी और शाह की एक बात पर बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि यदि उस फॉर्म में एक छुपा कॉलम हो सकता है। क्या छुपा कॉलम होगा? सबसे खतरनाक वो छुपा कॉलम होगा जो आपको पता नहीं चलेगा।
उसमें कॉलम होगा डी। डी 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 फॉर डाउटफुल सिटीजन। डाउटफुल सिटीजन यानी ये नागरिक आप सब जानकारी देने के बाद अगर उसको लगा कि आप भारत के नागरिक वैलिड है या नहीं है, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट हो सकते हैं एब्सेंट हो। अब मैं पूरा देश घूमता हूं, आदिवासियों के पास जंगलों में 50,000 साल से आदिवासी इस देश में उन्हीं जंगलों में रहते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है क्योंकि सरकार वहां तक पहुंची नहीं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में हम उनको भटके विमुक्त बोलते, बंजारा, कैकाड़ी, वड्डर, पारधी घूमते रहते हैं गाड़ी लोहार, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। कैसे कितने ऐसे गांव हैं, गांव के लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। जो लोग रोजी रोटी के लिए गांव से शहरों में जाते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। महिलाओं की शादी होके महिला अपने पति के घर जाती है, शौहर के घर जाती है, वो डॉक्यूमेंट छूट जाते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आसाम में क्या हुआ? आसाम में 19 लाख लोगों में 6 लाख केवल मुस्लिम निकले, 12 लाख जो है वो निकले दूसरे धर्म के लोग। और अब ये समस्या आ गई कि ये 12 लाख लोगों को कैसे जो है वो नागरिकता दी जाए। तो अमित शाह जी, क्या आप समझते हो कि संविधान कानून आपकी सरकार को ही समझता है? यदि आपको सीए करना था तो एनआरसी जब आसाम में हो रहा था उसके पहले क्यों नहीं किया? आपने केवल एनआरसी इसलिए लाया कि जो 12 लाख लोग जो मुस्लिम को छोड़ के बाकी धर्मों के थे, उनको आप सीए के मार्ग से भारत में नागरिकता दे सको और मुस्लिम्स को भारत से बाहर निकाल सको। तो हम ये कहते हैं कि दुनिया में जहां भी जो पैदा हुआ है वो इंसान है, वो इंसान है। वो कौन से धर्म का होगा वो बात की बात है, वो इंसान है। और दुनिया में मानव अधिकारों को हमने भी साइन किया है और आपकी सरकार को यह अधिकार नहीं कि चाहे मुस्लिम हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे भटका विमुक्त हो या कोई धर्म को ना मानने वाला हो, उसको आप धर्म या धर्म को ना मानने के आधार पे नागरिकता नकारो। ये आपकी सरकार को अधिकार नहीं है। और ये मैं कह रहा हूं कि ऐसा निर्णय देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी नहीं है। तो इसलिए हमको जो अभी एक नोटिफिकेशन आने वाला है उस पर सतर्क रहना पड़ेगा। अगर वो नोटिफिकेशन के फॉर्म में डी का कॉलम आता है तो स्पष्ट समझ जाना है कि ये एनआरसी के लिए तैयारी हो रही है। और इनकी बात को हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक भारत सरकार नोटिफिकेशन निकाल के जो है ये जाहिर नहीं कर देती कि एनपीआर का डेटा हम एनआरसी के लिए नहीं लेंगे। ये कम से कम नोटिफिकेशन जब तक वो नहीं निकालती, गैजेट में जब तक उसको पब्लिश नहीं करती, तब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे। ये इसका इमीडिएट जो है वो सलूशन है। और तब तक इस देश में शांतिपूर्ण ढंग से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए जन आंदोलन होते रहेगा और हम इस जन आंदोलन का भाग है। एपीआई इन जन आंदोलनों को सपोर्ट करती है, यह मैं ओपनली डिक्लेयर कर रहा हूं। यह मैं आपको टेम्पररी सॉल्यूशन बताया कि नोटिफिकेशन निकलना चाहिए। और अगर सीए, एनपीआर, एनआरसी जैसी गलत चीजों को समाप्त करना है तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 और रूल्स 2003 को पूर्णतः अमेंड करना होगा। भारत के संविधान को संशोधन करके भारत के संविधान में मानव अधिकारों को लाना होगा। मैंने ऑलरेडी 14 बिल संसद में प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में आने की संभावना है। मार्च महीने में पता चलेगा। तमिलनाडु के एक सांसद थोल तिरुनावलम जी ने मेरे 14 बिलों को ऑलरेडी नोटिस दिया है, उसमें मानव अधिकारों को लाने का मैंने ड्राफ्ट बनाया है। अगर वो आता है तो भारत के इतिहास में बहुत बड़ी बात होगी। और अभी मैंने SC ST OBC का जो रिजर्वेशन का गलत निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उस पर भी मैंने बिल बना लिया है, जो मार्च महीने में उस पर प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो पहली बात, नोटिफिकेशन मोदी गवर्नमेंट ने निकालना चाहिए कि हम एनपीआर का डेटा एनआरसी में नहीं लेंगे, डी का कॉलम उसमें नहीं होना चाहिए। ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन है। नागरिकता कानून 1955 को प्रॉपर ढंग से अमेंड करना, रूल्स 2003 को प्रॉपर ढंग से अमेंड करना और भारत के संविधान को सखोलता से, सर्वांगीणता से
संशोधन करके मानव अधिकारों को उसमें लाना, ये उसका परमानेंट सोल्यूशन है। मैं अपने पार्टी के ओर से और भारत का एक नागरिक होने के नाते और इस धरती पर इंसान होने के नाते आपके आंदोलन को पूर्णतः सपोर्ट जो है वो डिक्लेयर करता हूं और आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि आपने फिर से महिलाओं की शक्ति को जो है वो दिखा दिया। और जब जब महिलाओं की शक्ति ऊपर उठ के आती है तो उससे बहुत बड़े बदलाव होते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने शांति से मुझे सुना। जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान। धन्यवाद।